नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्रों व दर्शकों। ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 12 जुलाई 2021 के एकमात्र सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज एक ही टॉपिक के ऊपर बात करनी है, एक ही रिसर्च्ड एडिटोरियल एनालिसिस की यहाँ पेशकश होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, महत्वपूर्ण मुद्दा है अपने आप में, क्योंकि हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा नई मिनिस्ट्री बनाने की या नई मिनिस्ट्री स्थापना की जो घोषणा की गई है वो अपने आप में भारत के गवर्नेंस के लिए एक सीमा चिन्ह रूप घटना है। साथ ही में जो मिनिस्ट्री का निर्माण हुआ है वो सेक्टर भी भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर या आप कह लीजिए सहकारी क्षेत्र। देखेंगे कैसे सहकारी क्षेत्र का उद्भव हुआ राइट फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस एरा टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्लस साथ ही में ये कदम कितना जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है वो भी हमें देखना है। एज यू कैन सी टाइटल लिबरेशन कोऑप्स, यानी कि इस फेरफार से, इस सुधार से ऐसी कल्पना की जा रही है कि जो कोऑपरेटिव्स जो सेक्टर्स है अलग अलग भारत में जो मौजूद है उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उनकी जो पकड़ है पूरे मार्केट में वो मजबूत होगी और इनका जो ढांचा है, इनकी जो संरचना है वो भी अपने आप में संरक्षित रहेगी। तो देखेंगे पूरी चर्चा अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है जैसे मैंने आपको बताया। एंड ऑन द अदर साइड आप जैसे देख रहे हैं हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी है, जिनको इस नई निर्मित मिनिस्ट्री का कार्यभार दिया गया है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, आई एम सॉरी, वही अपने आप में मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है। तो देखेंगे कैसे यह पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से कोऑपरेटिव सेक्टर को फर्दर डिपेंड करने का यहाँ प्रयास किया गया है, फर्दर डिपेंड करने की इसकी परिकल्पना है। प्लस अगर लेख के तस्वीर की बात करें तो यह डिजिटल रेप्लिका है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही में अगर इसका एग्जाम रिलेवेंस देखें तो जीएस पेपर 2 सनदी सेवाओं की जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो सामान्य अध्ययन का जो दूसरा पेपर है उसमें गवर्नेंस के खंड में हम लोग इसे गिन सकते हैं या इसका गवर्नेंस के साथ ताल्लुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे नए जो डेवलपमेंट्स है सनदी सेवा या एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो है महत्वाकांक्षी अभ्यर्थी होने के नाते हमें मालूम होने चाहिए, तो यहाँ इसकी ही हमने बात की है। तो ये बात रही इसकी डिजिटल रेप्लिका की। प्लस जो हमारा सिग्नेचर एजेंडा रहता है इस सेगमेंट के तहत, यानी कि 3 चरण में, प्रथम चरण में हम लोग निष्कर्ष देखते हैं, दूसरे चरण में महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं और तीसरे चरण में जो संशोधित तत्व है जो अपने आप में लेख को परिपूर्ण करे, हमारी तैयारियों को परिपूर्ण करे, उसकी चर्चा करते हैं। मगर यहाँ यह लेख थोड़ा सा भिन्न है। साथ ही में यहाँ जो इंडियन एक्सप्रेस का लेख जिसका हमने जिक्र किया वो अपने आप में संशोधन में एक्स्ट्रा नहीं है, सामान्यतः है। तो हम लोग यहाँ एग्जाम रिलेवेंस कुछ चर्चा करने के लिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट को एक अलग एजेंडे के तहत देखेंगे, एक अलग कार्यसूची के तहत देखेंगे जो आपके सामने मौजूद है। सबसे प्रथम लेख के निष्कर्ष की बात करेंगे, उसमें समझेंगे कि क्यों ये आज चर्चा का मुद्दा है और क्या इसकी अहमियतता है। दूसरे में कोऑपरेटिव यानी कि इस पूरे क्षेत्र का हम लोग महत्व देखेंगे कि क्यों भारत के लिए ये महत्व है, क्यों ये नया अमेंडमेंट जो है, ये नया सुधार है या वो महत्व है। तीसरे चरण में कोऑपरेटिव्स के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। वी विल लुक 360 डिग्री अराउंड द कोऑपरेटिव सेक्टर की वो कैसे काम करता है। प्लस यहाँ हमें इसका उद्भव देखना है कि भारत के संदर्भ में इसकी परिस्थिति क्या है। तो 2 विभागों में देखना है, एक तो प्री इंडिपेंडेंस देखना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस देखना है। अगर कोऑपरेटिव्स के उद्भव की बात करें तो यूरोपियंस जो है उन्होंने पूरे विश्व को कोऑपरेटिव की गिफ्ट दी है, ठीक है, वहाँ से पूरे विश्व में फैला है। यूरोपियंस ही भारत लेकर आए, यानी कि ब्रिटिशर्स ही भारत लेकर आए और भारत में इसका बहुत ही अधिक मात्रा में या बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका विकास हुआ और इसका नरिशमेंट भी यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। तो देखेंगे, शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा आज की लेख के निष्कर्ष से, जिसके तहत हमें 2 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम वाई न्यूज़ आज चर्चा में क्यों है और दूसरा बिंदु यह कैसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, हाल ही में एक अलग मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का निर्माण किया गया। यस, जो हमने देखने को मिला, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का विस्तरण आया, जो एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब अनाउंस हुआ उसके साथ ही यह नई मिनिस्ट्री का भी अनाउंसमेंट हुआ था या जो है इसकी भी घोषणा की गई थी। प्लस सहकारी क्षेत्र को गति देने हेतु यह बनाई गई है। इसकी मूल परिकल्पना यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से यह प्रोत्साहित करे, उसे गति मिले
और वो पूरा सेक्टर जो है वो मजबूत हो। तो यहाँ उस उद्देश्य के साथ, उस परिकल्पना के साथ सरकार ने यह कदम उठाया है। रही बात बड़े फेरफार की गवर्नेंस में, तो ये अपने आप में एक सीमा चिन्ह रूप सुधार है। सुधार कह लीजिए या बदलाव कह लीजिए, मगर यहाँ से कोऑपरेटिव सेक्टर्स की जो बढ़ने की जो गति है, उसका जो ग्राफ है, वो अपने आप में अच्छा रहने की उम्मीद है। और उसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नई मिनिस्ट्री की कल्पना की है, जो अपने आप में मात्र और मात्र सहकारी समितियों के साथ जुड़ी हुई हो और उनको समर्पित हो। प्लस यहाँ सरकार ने इस कदम से सहकार से समृद्धि की जो परिकल्पना है वो भी साकार करने का प्रयास किया है। सहकार से समृद्धि यानी कि कोऑपरेशन टू प्रोस्पेरिटी। अगर एकजुट होकर हम लोग किसी भी आर्थिक काम को अंजाम देंगे तो वो आर्थिक काम का जो फायदा है वो अपने आप में ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो यहाँ सहकार से समृद्धि की जो परिकल्पना है वो भी सिद्ध करने का प्रयास यहाँ सरकार कर रही है इस नई निर्मित मिनिस्ट्री के माध्यम से। तो ये बात रही लेख के निष्कर्ष की। अब एक के बाद एक हम लोग मुद्दा देखेंगे। सबसे प्रथम महत्व समझेंगे, 2-3 बिंदु है, फिर बाद में उसके बारे में देखेंगे, फिर बाद में इसकी उद्भव यात्रा देखेंगे। आपके लिए यहाँ स्लाइड्स रेडी है ताकि इन चीज़ों को हम बहुत ही आसानी से समझ सके, सचोट रूप से समझ सके और समय संसाधन की भी बर्बादी ना हो। तो देखते चलेंगे एक के बाद एक मुद्दा। देखिए, सबसे प्रथम तो इसका महत्व यह कहला जाता है कि इट विल प्रोवाइड अ सेपरेट डोमेन, ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर लीगल पर्पस एंड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क। आज दिन तक ये होता नहीं था क्योंकि अपने आप में कोई एक कमिटेड मैकेनिज्म नहीं था इस पर्टिकुलर सेक्टर को देखने के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ये यहाँ से सिद्ध हुआ है। अब इसको एक सेपरेट जो है एक एंटिटी मिल गई है जो मात्र और मात्र उस क्षेत्र के साथ ही संबंधी है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य भी होंगे, लीगल कार्य भी होंगे, और यहाँ इस सेक्टर को लेकर भावी रणनीति जो है वो भी यहाँ बनाई जाएगी, यानी कि देयर विल बी ए नेसेसरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू। ये बात रही डोमेन की, उसे एक सेपरेट डोमेन मिला। दूसरा बिंदु कहता है कि इट विल डिपेंड कोऑपरेटिव्स एट ग्रास रूट लेवल्स। यस, इनफैक्ट कोऑपरेटिव्स आर एक्चुअली एट ग्रास रूट लेवल्स। तो ऐसे बहुत ही ज़मीनी स्तरीय संस्थाओं को मजबूत बनाकर हम लोग जो टाइज है हमारी लोगों के साथ या गवर्नेंस को लोगों के साथ अगर जुड़ने की बात करें तो वो यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भरपाई होता दिख रहा है या फुलफिल होता दिख रहा है। तो ये यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। तीसरी बात इसकी कहती है कि इट विल स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस फॉर ईओडीबी, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे भारत का क्रम बहुत ही पीछे है, हालांकि सरकारी कदमों से थोड़े थोड़े हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट हमारी हो रही है, मगर फिर भी वी आर लैगिंग फार बिहाइंड। तो यहाँ कोऑपरेटिव्स के माध्यम से इस नई मिनिस्ट्री के तहत कोऑपरेटिव्स का अपना जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा होगा, और वो अच्छा होने से जो नेशनल एवरेज है उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ इट इज़ फॉर कोऑपरेटिव्स, उनको फ़ायदा मिलेगा। एनेबल डेवलपमेंट ऑफ मल्टी स्टेट्स कोऑपरेटिव्स। यस, मल्टी स्टेट, ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छी परिकल्पना है, क्योंकि मल्टी स्टेट्स अगर कोऑपरेटिव्स होंगी तो इट विल बी ए मल्टी यूनिट, इट विल बी बिगर एज लाइक अवर अमूल, ठीक है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से ये भी कल्पना की गई है कि यहाँ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का रिजाइन या उसका युग शुरू होना चाहिए, तब जाके हमें बहुत ही फ़ायदा इस सेक्टर से मिल सकता है। फिर उसके बाद एनेबल कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंटल पार्टनरशिप। यस, ये भी यहाँ से सिद्ध होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव जो अपने आप में कम्युनिटी बेस्ड है। किसी भी व्यक्ति किसी भी समूह की बात करती है, अगर वो प्रोड्यूसर्स की हो, अगर वो कंज्यूमर्स की हो, ठीक है, तो वो एक समूह की बात करती है, और उस समूह का विकास इन कोऑपरेटिव्स के हाथ में है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और आखिरी में कोऑपरेटिव्स based economic model are very relevant. Yes, cooperative based economic model are very relevant and past is witness for it. ठीक है, हमारा जो अतीत है वो इसका साक्षी है कि कैसे सहकारी जो सोसाइटी कह लीजिए या सहकारी जो संस्थाएं कह लीजिए, वे अपने आप में बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक मॉडल पेश करती है, क्योंकि यहाँ प्रति मेंबर, प्रति सभ्य जो है वो एक अलग ही उत्साह के साथ काम करता है, और वो उत्साह है अपनी ओनरशिप का। क्योंकि आमतौर पे कोऑपरेटिव्स में जो प्रोड्यूसर्स है, जो कंज्यूमर्स है, वही अपने आप में उनके मालिक है। तो यहाँ हमें एक मालिक का स्पिरिट दिखेगा, और इस तरीके से यह जो पूरा मॉडल है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलेवेंट भारत के संदर्भ में साबित हुआ है, सक्सेसफुल।
हालांकि यहाँ कॉन्स्ट्रेंट्स भी है, ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव मॉडल जो है वो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। यहाँ कई कई सारे कॉन्स्ट्रेंट है। जैसे कह लीजिए कि अमूल जैसी एक दो कोऑपरेटिव्स को छोड़कर अगर आप अन्य कोऑपरेटिव्स को देखें तो वे अपने आप में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, और आईएएस के द्वारा वो चलाए जा रहे हैं, घाटे में भी है, और जो है कई सारी जो है उसमें समस्याएं भी है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मार्केटिंग तक। ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इस मिनिस्ट्री से भले ही जो प्रोसेसिंग पीरियड है, जो प्रोसीजरल टाइमिंग है, वो भले ही कम किया हो, मगर यहाँ जो मूलभूत इसमें जो क्षति है वो अभी भी सुधरी नहीं है। तो ये एक इसका कॉन्स्टेंट है इस मिनिस्ट्री का। हालांकि उसकी चर्चा में यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग आज कॉन्स्टेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ बात मात्र और मात्र कोऑपरेटिव्स को मध्य में रखकर भारत की क्या परिस्थिति है उसको ही देखना है। मगर अगर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें या उसकी जब चर्चा हो तो वहाँ हम लोग ये बिंदु अवश्य लिख सकते हैं। और एक सनदी सेवा के विद्यार्थी या अभ्यर्थी होने के नाते आपकी ये फर्ज है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैसे यह ज़रूरी तो है, वो तो हमने देख लिया, मगर कैसे ये हानिकारक भी है वो भी हमें मालूम होना चाहिए, उसका तर्क भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये बात रही जो है इसके महत्व की। आगे देखें तो हमें कोऑपरेटिव्स के बारे में देखना है। देखिए, सबसे प्रथम आईएलओ क्या कहता है। आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है, वो कहता है कि कोऑपरेटिव्स इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ऑटोनोमस एसोसिएशन यानी कि संपूर्णतः उसके हाथ में ही पावर है, और सारे लोग जो है वो अपने आप में अपनी स्व इच्छा से ही उसमें जुड़े हैं। पर्सन यूनाइटेड वॉलंटरीली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। यस, कोई एक समूह है, सपोज आप कह लीजिए कि फार्मर्स का समूह है, और फार्मर में भी अगर हमें समरूप बनाना है तो जो एनिमल रियरिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, उनका एक समूह है जो अपने आप में एकजुट हुआ अपने कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उन्होंने बना दी एक अमूल नामक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में से एक है। भारत की तो सबसे बड़ी है ही है, मगर विश्व की भी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एक है। ठीक है, तो कुछ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑटोनोमसली फॉर्म होता है ऑन ए वॉलंटरी बेसिस, एंड जो ग्रुप यहाँ इसमें जुड़ता है वो अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परिपूर्ण करने के लिए, कॉमन सोशल एंड कल्चरल इंटरेस्ट को परिपूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा यहाँ आईएलओ ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। दूसरी बात करें तो यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड ईयर 2012 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। यस, तो इतनी महत्वपूर्ण है, चाहे वैश्विक स्तर हो चाहे वो भारत का राष्ट्रीय स्तर हो, कोऑपरेटिव्स इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी अच्छी है किसी भी अर्थतंत्र के लिए, किसी भी देश के या चाहे विश्व के। तो यहाँ यूएनजीए ने भी इसे एक पूरा वर्ष कोऑपरेटिव्स के नाम पर जो है रख दिया कि उनको प्रॉस्पर में करना चाहिए इस हेतु से। प्लस देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए। सबसे प्रथम है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स का समूह है, उन्होंने बनाया। दूसरी है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लगभग सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ हम लोग फैमिलियर होते हैं, मगर एक दृष्टि की ज़रूरत होती है। अगर अमूल की बात करें तो अमूल अपने आप में प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ जो दूध प्रोड्यूस करने वाला जो फार्मर्स है और उनके एनिमल्स है, उनके द्वारा यह पूरी सोसाइटी बनी है। ठीक है, तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। फिर बाद में बैंकिंग सोसाइटी, हाउसिंग है, मार्केटिंग है, क्रेडिट है, वो हमने हमारे आजू बाजू में ही कई सारी बार देखी है। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार है कोऑपरेटिव्स के मुख्य प्रकार। फिर आगे देखें तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखनी है कि भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही होगा, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ही होगा, यानी कि पोस्ट 1950 कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसके लिए क्या क्या प्रावधान रखे हैं, क्या क्या जगह दी है। देखेंगे यहाँ से 97th अमेंडमेंट 2011 यानी कि 2011 एडेड पार्ट 9B रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स। पार्ट 9B यानी कि म्यूनिसिपल्स के पार्ट के तुरंत बाद, जो पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज के जो पार्ट था उसके तुरंत बाद यहाँ एक और कोऑपरेटिव्स नामक भाग जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये इसकी प्रथम जो है प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल कोऑपरेटिव्स के लिए। दूसरा, कोऑपरेटिव्स वर्ड को भी शामिल किया गया आर्टिकल 19(1) के
सबसेक्शन सी में, ठीक है, जो कि अपने आप में फंडामेंटल राइट्स का ही भाग है। और कोऑपरेटिव्स का जो शब्द है उसे यूनियन एंड एसोसिएशन के बाद जोड़ा गया, यूनियन एंड एसोसिएशंस। ये सारी माहितियां हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस के चैप्टर में भी जो है फायदा करती है, हमारे मेंस एग्जामिनेशन में भी फायदा करती है, करंट के टॉपिक पर भी यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाए तो हम इसका रेफरेंस लेकर जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ से इट एनेबल्स फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एज फंडामेंटल राइट। यस, भाग 3 में इसको उमेरा गया, इसको डाला गया, तो इसका मतलब ये है कि इसे एक प्रकार से फंडामेंटल राइट का, एक मूलभूत अधिकार का रूप दे दिया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्तियों का समूह है, उनको अधिकार है कि वे कोऑपरेटिव्स फॉर्म कर सके, उनको चला सके, उसका प्रबंधन भी कर सके। तो ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तीसरी प्रोविजन की बात करें और आखिरी प्रोविजन जो है वो है न्यू आर्टिकल 43B हैज बीन एडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, जो अपने आप में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम भाग है और भले ही वॉलंटरी है इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये भी एक इसकी विशेषता है इस पर्टिकुलर भाग की कि यह राज्य सरकारों के ऊपर आधारित है, राज्य सरकार की स्वेच्छा के ऊपर आधारित है कि वे अपने देश में या अपने प्रदेश में डीपीएसपी का अनुकरण करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मगर अगर किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य सरकार को अपने राज्य को कल्याणकारी बनाना है अगर, तो उन्हें डीपीएसपी फॉलो करना पड़ेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। तो यहाँ भी इसको उमेरा गया रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कहा गया है कि राज्यों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको जो मदद रूप, जो पॉसिबल मदद हो वो उनको करनी चाहिए। तो ये यहाँ डीपीएसपी का भाग है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। 3 चीजें याद रखनी है। सर्वप्रथम 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 विच एडेड पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विथ नेम ऑफ कोऑपरेटिव्स। फिर उसके बाद आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन सी में कोऑपरेटिव्स के शब्द को डाला गया ताकि वहाँ से एक मूलभूत संरक्षण प्राप्त हुआ किसी भी नागरिक को कि भाई वो उसका मूलभूत अधिकार है कि वो कोऑपरेटिव्स का निर्माण कर सके, उसकी स्थापना हो, उसका प्रबंधन कर सके। और आखिरी में डीपीएसपी में भी इसे जोड़ा गया विथ न्यू आर्टिकल 43B रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और जैसे हमें मालूम है कि डीपीएसपी जो है वो नागरिक के लिए नहीं है, ठीक है, ये मात्र और मात्र राज्यों के लिए समर्पित है। डीपीएसपी को लेकर नागरिक की कोई जो है उसमें उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर जो इंटरेस्ट है वो स्टेट का है। तो यहाँ स्टेट को भी जो है एक इशारा दे दिया गया कि भाई आपको कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बात रही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जो अपने आप में हमारी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया की बात करें तो 2 बिंदु है जिसके तहत हम लोग इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। एक बिंदु प्री इंडिपेंडेंस का है, एक बिंदु है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखेंगे कैसे कि ये पूरा जो सिनेरियो है वो कैसे शुरू हुआ यूरोप से। यानी कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कोऑपरेटिव्स की शोध किसने की, तो उसमें हम लोग यूरोप की बात कर सकते हैं। ये मॉडल जो है वो पूरा यूरोप का है। प्लस उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ आए भारत में, भारत की गरीबी देखी, भारत की पूरी व्यवस्था देखी, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ जो गरीब कृषक है उनका बहुत ही शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो हो रहा है लैंड लॉर्ड्स के द्वारा, जो मनी लैंडर्स है, जो प्राइवेट मनी लैंडर्स थे तब के, उनके द्वारा, जो शराफ्स थे उनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ उनका अत्याचार बंद करने के लिए, गरीब कृषकों का अत्याचार बंद करने के लिए लैंडलॉर्ड्स के हाथों यहाँ ब्रिटिश ने पूरा जो मॉडल था अपने यूरोप में कोऑपरेटिव्स का वो ला कर रख दिया भारत में, ताकि यहाँ अब कृषक, जो गरीब कृषक है, उनको प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास पैसा लेने नहीं जाना है, मगर जो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव है, एजेंसी है जो, उसके पास ही आपको पैसा लेने जाना है। तो ऐसा एक मॉडल यहाँ स्थापित करने का प्रयास ब्रिटिशरों ने किया, एक बहुत ही अच्छे हेतु से। वैसे ब्रिटिशरों के कार्य में जो अच्छे हेतु है वो बहुत ही कम रहते हैं, मगर उन कम हेतुओं में यहाँ एक अच्छा हेतु ये शामिल है। फिर उसके बाद टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली भारत में इतनी रिलेवेंट नहीं थी, मगर जब से पुणे एंड अहमदनगर महाराष्ट्र के कृषकों ने आंदोलन शुरू किया मनी लेंडर्स के विरुद्ध में, जो मनी लेंडर्स बहुत ही उच्च जो है दर पर ब्याज वसूल करते थे, ठीक है, उनके विरुद्ध यहाँ यह कृषक इकट्ठे हो गए। तो यहाँ से यह कोऑपरेटिव सोसाइटी का
की जो टर्म है या उसका जो शब्द है वो जाहिर जीवन में प्रचलित हुआ। ठीक है, यहाँ लिखा है केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन फार्मर्स ऑफ पुणे एंड अहमदनगर, ये अहमदनगर यानी कि महाराष्ट्र का, स्पीरिटेड एजिटेशन अगेंस्ट मनी लेंडर्स हु वर चार्जिंग एक्सोर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो अत्याचारी उनके उनके जो दर थे, ब्याज दर, अत्याचारी ब्याज दर थे, उनके सामने लड़ने हेतु ये लोग सारे इकट्ठे हो गए, जहां से कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो शब्द है वो जन्मा था। प्लस भारत में इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव के पूरे ढांचे को यहाँ प्रस्तावित करने के लिए ब्रिटिशरों ने 3 कानूनों का जो है उपयोग किया था, और वो 3 कुछ इस तरह है। सबसे प्रथम डिकन एग्री रिलीफ एक्ट 1879, फिर उसके बाद लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट 1833 एंड एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट 1884। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गरीब कृषक थे, जो आज दिन तक प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास पैसा लेने जाते थे और उनका बहुत ही अत्याचारी ब्याज दर देते थे, वो अब उनको यहाँ से मिलेगा, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में से, सरकारी संस्थाओं में से। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ब्रिटिशरों का कदम था। प्लस फर्स्ट कोऑपरेटिव की बात करें भारत में, तो इट वाज इन अ क्रेडिट सेक्टर कोऑपरेटिव, या इट वाज ए क्रेडिट सेक्टर कोऑपरेटिव एंड इन अ बैंकिंग सेक्टर, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1903 विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो बट ऑब्वियस है, बंगाल के प्रदेश में ही यह प्रथम कोऑपरेटिव भारत की अस्तित्व में आई थी, और वो बैंकिंग सेक्टर की थी, क्रेडिट कोऑपरेटिव एजेंसी थी। फिर उसके बाद देखें तो कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, फिर गवर्नमेंट एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट लेकर आए, विच गेव कोऑपरेटिव्स डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। यस, तो यहाँ से इस कानून से कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो भारत में फॉर्मलाइज होना धीरे धीरे शुरू हुआ, यानी कि संगठित होना शुरू हुआ। फिर बाद में मेंटेग्यू चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात करें जो 1919 में आए, इसके द्वारा जो कोऑपरेटिव्स थे उन्हें प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट यानी कि अब प्रति प्रोविंस जो था वो फ्री था, अपनी तरीके से वो कोऑपरेटिव्स को प्रबंध करता था, उनकी परिभाषा करता था। ठीक है, इट वॉज हैपेंड बाई 1919 मोंटेग्यू चम्सफोर्ड एक्ट। फिर उसके बाद देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 enacted multi-unit cooperative society which can function across states, या तब के प्रोविंस कह लीजिए। तो अगर यह पूरी टाइमलाइन देखें प्री इंडिपेंडेंस की, तो हम इसमें से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स राइट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, they actually tried to propagate, they actually tried to prosper the entire cooperative society in India, या entire cooperative sector in India कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यह पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब बात रही पोस्ट इंडिपेंडेंस की, 5 बिंदु है टोटल, जिसमें सबसे प्रथम कहता है कोऑपरेटिव्स बिकेम पार्ट ऑफ 5-year प्लान। यस, जब से हम आज़ाद हुए तो हमें मालूम है कि हमारा जो ग्रोथ इंजन था वो 5 years प्लान था, विच वॉज एक्चुअली अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो उसका भाग बना, उसमें उसकी गिनती होने लगी, उसके विकास की एवं उसके वृद्धि की बातें होने लगी। फिर इन 1958 एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, विच वॉज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की जो एक चीफ बॉडी थी जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते थे, विच रिकमेंडेड नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव। यस, इसने ऐसी अनुशंसा दी कि भारत में आज एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है इस सेक्टर को लेकर, इस क्षेत्र को नियमित करने के लिए। फिर उस जो है रिकमेंडेशन के बाद एनसीडीसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन यहाँ 1962 में हुआ। फिर बाद में 1984 में पार्लियामेंट एनेक्टेड है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, विच मीन्स मल्टी स्टेट ऑपरेशन। फिर उसके बाद आखिरी में अगर देखें तो 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स। 2002 में गवर्नमेंट ने एक नेशनल पॉलिसी का
पॉलिसी की जो है वो घोषणा किया, उसका अनाउंसमेंट किया। सो दिस वाज द टाइमलाइन फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया। तो कुछ इस तरीके से आज सरकार एक समर्पित मंत्रालय के साथ आई है जो अपने आप में इस सेक्टर को समर्पित है और इस सेक्टर की जो है वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए भी समर्पित है और कार्यशील है। तो यही बात थी जो आज हमें देखनी थी। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रिलिमिनरी पॉइंट से भी काफ़ी सारे प्रश्न निकल सकते हैं जिनमें पूरी टाइमलाइन की बात है, कई सारी सालें हैं जो हमें याद रखनी है, कौन सी साल में या कौन से कानून से इस कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ कोई चर्चा हुआ था, कोई फेरफार हुआ था। और मेंस की दृष्टि से भी यहाँ से प्रश्न निकलते हैं। मेंस की दृष्टि से अगर देखें स्पेसिफिकली तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट का आपके अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही में अगर आप संधि सेवा की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो जीएस के आपके सिलेबस के लिए आप ग्रोथ मोड यूपीएससी को आज ही फॉलो करें, आज ही में सब्सक्राइब करें, हमारा जो पूरा कंटेंट है उसे देखें और उनमें से अपने नोट्स बनाने की ट्राई करें जो आपको बहुत ही अधिक उपयोगी साबित होंगे। साथ ही में प्रतिदिन यहाँ एडिटोरियल्स के ऊपर बात होती है जो एग्जाम रिलेवेंस होते हैं और महत्वपूर्ण समाचारों को लेकर भी यहाँ हम आते हैं। साथ ही में कई सारी हमारी सीरीज़ें चल रही है जिसमें महत्वपूर्ण कानूनों की सीरीज़ है, इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ है, एक साइड कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट का पूरा सेगमेंट है जो अपने आप में बहुत ही जो है फ़ायदेमंद है आपकी परीक्षाओं के लिए, आपकी जनरल समझ के लिए। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ आज ही जुड़े, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी टीम की मेहनत पहुँचे और उनको हमारा जो कंटेंट है वो उपयोगी साबित हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले ऐसे संपादकीय लेख के साथ, उसके संशोधन व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लिखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।